ओके जी, सबसे पहले आज हमने पढ़नी है लिमिटेशंस एंड डिफिकल्टीज इन कंट्रोलिंग क्रेडिट। वो कहते हैं जी कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं या मुश्किलात होती हैं जो क्रेडिट कंट्रोल्स की जो हमने पीछे टेक्निक्स पढ़ी थी उन्हें अप्लाई करते हुए होती हैं। सबसे पहली है जी नॉन कोऑपरेशन, यानी ताउन ना करना। यहाँ वो कह रहे थे कि जो डिफरेंट कमर्शियल बैंक है जो आपके साथ स्केड्यूल्ड नहीं होते स्टेट बैंक के साथ, समटाइम्स वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं करते, यानी वो जो ज़री पॉलिसी में आपने इकदाम दिए हुए हैं, सारे कॉन्टेंट्स दिए होते हैं, उनको फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से स्टेट बैंक अपने पर्पज में फुलफिल नहीं होता। यहाँ पे लिखा है डिफरेंट कमर्शियल बैंक्स डू नॉट कोऑपरेट विद द सेंट्रल बैंक ड्यू टू विच सेंट्रल बैंक कैन नॉट अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उसको मुश्किलात आती हैं। सेकेंड वन है जी नॉन स्केड्यूल्ड बैंक। नॉन स्केड्यूल्ड बैंक्स वो होते हैं जी जो हमारे स्टेट बैंक की फहरिस्त में शामिल नहीं है। तो उसने कहा है कि दे आर नॉट बाउंड फॉर द पॉलिसीज, कि उन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो स्टेट बैंक की बनाई हुई पॉलिसीज को फॉलो करते हैं या नहीं करते, इसीलिए वो भी एक डिफिकल्टी होते हैं कि उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो जब नहीं करते तो आपकी वो जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके ऑब्जेक्टिव्स को हम फुलफिल नहीं कर सकते। उसके बाद है जी सेल्फ क्रिएटेड क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। कहता है जी हर जो आपका कमर्शियल बैंक है उसने अपने अपने तरह के क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट किए। तो उसे कहा जी ओनली बैंक्स डू नॉट क्रिएट क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, रादर वेरियस बिजनेसमैन आल्सो क्रिएट देयर पर्सनल क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स टू सेटल बिजनेस डीलिंग्स एंड दीज पीपल आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक। जिस तरह से आपके ये वेस्टर्न यूनियन वाले हो गए, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सचेंज वाले हो गए, मनी एक्सचेंजर्स या मनी चेंजर्स जो है वो जो होते हैं वो आपके स्टेट बैंक की फहरिस्त में शामिल नहीं होते, इसीलिए आपको उनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन फॉलो नहीं करवा। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक? ठीक है जी। अदर उसके बाद है जी अदर कंडीशंस। कहते हैं जी एट द टाइम ऑफ गेटिंग लोन द बोरोवर्स नॉट ओनली कीप इन व्यू इंटरेस्ट रेट but also consider the other conditions. If other conditions are suitable then they get loan on higher rate of interest. कहता है जी अगर उनके लिए वो एप्लीकेबल हैं वो शर्तें जिन पे वो लोन ले रहा है, तो इंटरेस्ट रेट तो उसने पे करना ही करना है, वो अगर ज़्यादा है और उस पर भी अग्री है तो हो सकता है कि वो समटाइम्स अदर रिस्ट्रिक्शंस की वजह से लोन ना ले। यानी जब हम कहते हैं कि जी इक्विलिब्रियम क्रिएट करना है मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी का, तो उसमें लोन्स भी एक तरीका था जी कि जब आपके डिफ्लेशन हो तो लोन ज़्यादा इशू कर दें। लेकिन वो कहते हैं जी कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं जो कि इंटरेस्ट रेट हाई रखने के साथ साथ आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत ज़्यादा लगा देते हैं। तो उसने कहा जी अगर वो रिस्ट्रिक्शंस भी आपके बोरोवर जो है वो फुलफिल कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर वो रिस्ट्रिक्शन है तो वो लिमिटेशंस आपकी आ जाती हैं जी कंट्रोलिंग क्रेडिट में। ऑब्जेक्ट ऑफ लोन, ये यहाँ पे वही आ गया जी प्रोडक्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव लोन। अगर तो आपका ऑब्जेक्ट ऑफ लोन या ऑब्जेक्टिव ऑफ लोन नॉन प्रोडक्टिव है तो ये भी आपकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है कंट्रोलिंग क्रेडिट में, क्योंकि वो लेके मतलब लोन लेके गाड़ी ले लेगा, घर ले लेगा, कोई और चीज बना लेगा जिसकी वजह से प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ नहीं होगी। नॉन प्रोडक्टिव लोन या गैर पैदावारी कर्जे हमने कहा था जी वही कर्जे हैं जिनको लेके आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जिनसे प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ नहीं होती। ठीक है जी। नो कंट्रोल ऑन ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स उसने कहा जी सेंट्रल बैंक कैन नॉट कंट्रोल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्पेंडिंग अमाउंट ऑफ लोन। इट मीन्स क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज्ड इन डिफरेंट अनवांटेड एंड अनप्रोडक्टिव लोन। ये वही आ गया जी सेम ऑब्जेक्ट ऑफ लोन वाला ही कि जी आपके स्टेट बैंक जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ लोन को चेंज नहीं कर सकता, ना ही उसको कंट्रोल कर सकता है। कोई शख्स हमें ये कह के कर्जा लेके जाता है या लोन लेके जाता है जी कि मैं इंडस्ट्री लगाऊंगा और बाहर जाके वो उसको दूसरे पर्पजेस के लिए यूज करता है, 20% अपने प्रोजेक्ट में लगाएगा, 20% से गाड़ी ले ली, घर ले लिया, कुछ भी ले लिया, तो स्टेट बैंक इन चीजों पे चेक एंड बैलेंस नहीं रख सकता। हाँ, वो लोन देने से पहले ये देख सकता है जी कि वेदर इट इज अ प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव, लेकिन लेने के बाद हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते कि वो उसको यहाँ से ले जाके कहाँ पे खर्च कर रहा है। सेवंथ वन है जी पॉलिटिकल कंडीशन। उसने कहा जी इफ देयर इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी
कहते जी अगर आपके मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं है, एक पार्टी आ रही दूसरी जा रही है, ठीक है, और फिर साथ ही साथ आपका मार्शल लॉ लग गया है, यानी आपके रूल्स एंड रेगुलेशन आए दिन चेंज हो रहे हैं, दूसरे मुल्कों के साथ आपकी बन नहीं रही, तो आप क्या करेंगे जी, फिर भी आपके जो लिमिटेशंस होंगी कंट्रोलिंग क्रेडिट में, यानी आपको क्रेडिट कंट्रोल करने में फिर भी मुश्किलात का सामना आएगा। उसके बाद 8th पॉइंट है जी फॉरेन बैंक्स, यानी गैर मुल्की बैंक, यानी ऐसे बैंक जिनके हेड ऑफिस बाहर है। तो इसका यही मतलब हुआ कि आप उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को उन पे इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते जो कि आप अपने लोकल बैंक्स या होम बैंक्स पे करवा सकते हैं। ठीक है, तो उसने कहा कि फॉरेन बैंक्स भी सबसे बड़ी लिमिटेशन होते हैं आपके इस काम में कि आपने क्या करना है, कंट्रोल क्रेडिट करते हुए उन पे आप कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते। 9th वन है जी अनरिकग्नाइज्ड कैपिटल मार्केट। कहते हैं जी जो अनरिकग्नाइज्ड कैपिटल मार्केट को सरमाए की मार्केट कहेंगे या सरमाए की मंडी, कुछ भी। तो उसने कहा जी द सक्सेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट्स। If the capital market of a country is not organized, then the central bank has to face difficulties in controlling credit. आपकी जो शेयर मार्केट्स हैं, स्टॉक मार्केट्स हैं, जिस तरह हमारी होगी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जो भी है, कहते हैं अगर इस तरह की अनरिकग्नाइज्ड है, यानी पता ही नहीं है जी कौन सी मार्केट है या कहाँ पे है, तो उनको कंट्रोल करने में भी आपको प्रॉब्लम होती है। लास्ट वन है जी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उसने कहा जी इन एडिशन टू कमर्शियल बैंक्स, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक इंश्योरेंस कंपनी, जो आपकी बीमा कंपनियां होती हैं, वो भी लोगों को लोन्स देती हैं, फाइनेंस कॉर्पोरेशन होती हैं, वो भी क्या करती हैं जी, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट में। लेकिन वो कहते हैं जी वो जो इन रेट ऑफ लो रेट ऑफ इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट विच हैम्पर्स द इकोनॉमी ऑफ कंपनी। उससे कहा जी जो पेमेंट्स होती हैं ना बैलेंस की, वो ये बहुत कम क्वांटिटीज में करते हैं या बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में भी करेंगे, तो अगर कोई भी डीलिंग आपके कमर्शियल बैंक्स या स्टेट बैंक्स के थ्रू नहीं हो रही, तो उसका कोई भी रिकॉर्ड कहीं भी मौजूद नहीं होगा। हाँ जी, ये समझ आ गई है, घर से पढ़ने के लिए दिया था, इतनी आसान थी, बस एक दफा गो थ्रू करनी थी जी। यहाँ तक किसी को लेक्चर में कोई प्रॉब्लम? नो मिस। ठीक है जी, अब आगे हम क्या कर रहे हैं जी, आगे हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, मेरे ख्याल से आज ये चैप्टर मुझे खत्म कर देना चाहिए और हो भी जाएगा। ठीक है जी, आगे है क्लियरिंग हाउस, और उर्दू में कहें जी हिसाब घर। इन सिंपल वर्ड्स हमने पहले भी कहा था जी, आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या किसी भी मुल्क का सेंट्रल बैंक आपस में सारे बैंक्स को अपने हिसाब किताब या अपने जो जितनी भी ट्रांजैक्शंस एक दिन में एक दूसरे के बिहाफ पे की होती हैं, उनको क्लियर करने के लिए एक फैसिलिटी देता है, एक रूम अवेलेबल होता है जिसमें वो सारे बैठ के अपने बैलेंसेस को क्लियर कर लेते हैं, यानी इक्वल करके नलिफाई कर देते हैं। उस प्लेस को या उस फैसिलिटी को आपका क्लियरिंग हाउस या हिसाब घर कहा जाता है। ठीक है जी, एक पैराग्राफ इंट्रोडक्टरी दिया होगा, वो देख लीजिएगा। उसने कहा है जी इन आवर कंट्री द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट्स एज क्लियरिंग हाउस, यानी पाकिस्तान में जो आपका सेंट्रल बैंक है, मरकजी बैंक है, वो क्लियरिंग हाउस या हिसाब घर का काम सर अंजाम देता है। वेयर देयर इज नो ब्रांच ऑफ दिस बैंक, यानी ये सिर्फ एक कमरा है, इसकी कोई ब्रांच नहीं है, कुछ भी नहीं है। द क्लियरिंग हाउस फंक्शंस इज परफॉर्म्ड बाय नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, यानी जो आपका नेशनल एनबीपी है वो 1952 से वो स्टेट बैंक के क्लियरिंग हाउस का काम सर अंजाम दे रहा है। Definitions and the clearing house is a place at the central bank or any other leading bank of the locality where the representatives of the member banks come at a fixed time and exchange checks or drafts drawn on each other and settle the resulting balances through entries in the books of banks acting as clearing house. ठीक है जी, यानी उसने कहा क्लियरिंग हाउस एक ऐसी जगह है जो या तो स्टेट बैंक में एक रूम होगा, यानी सेंट्रल बैंक में कोई रूम हो सकता है, या उस लोकेलिटी में, सपोज लाहौर, कराची, फैसलाबाद, वहां पे बड़ी लोकेलिटीज में किसी भी एक जाने माने बैंक में कोई रूम होगा जिसमें सारे बैंक्स के रिप्रेजेंटेटिव। अब मेंबर बैंक्स कौन से होंगे जी, जो सिर्फ और सिर्फ आपके फहरिस्ती या स्केड्यूल्ड बैंक है जो आपकी इस मरकजी बैंक की लिस्ट में शामिल है या फहरिस्त में शामिल है। उसे कहा जी उन बैंकों के नुमाइंदे वहां इकट्ठे होंगे और एक दूसरे पर ड्रॉ किए गए चेक्स और ड्राफ्ट्स को लेके अपने हिसाबात क्लियर करने के लिए वहां पे इकट्ठे किए गए होंगे। सेकंड डेफिनेशन है जी क्लियरिंग हाउस प्रोवाइड्स अ प्रोसेस। अब उसने ऊपर लिखा था कि इट इज अ प्लेस
सेकंड वाले में वो कह रहा है जी क्लियरिंग हाउस प्रोवाइड्स अ प्रोसेस बाय व्हिच द काउंटर क्लेम्स का मतलब होता है जी एक दूसरे पर जो आपने क्लेम्स यानी कर्जे जारी किए हुए हैं या एक दूसरे के बिहाफ पे जो चेक्स इशू किए हुए हैं वो ऑफ मेंबर बैंक्स आर ऑफसेट का मतलब है जी उनको नलीफाई करना, इक्वल करना, डेबिट क्रेडिट करके एक दूसरे के अकाउंट्स को सेटल कर देना एंड बैलेंस आर सेटल्ड। थर्ड वन है जी डेफिनेशन क्लियरिंग हाउसेस दैट डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल बैंक where the representative members of the banks and financial institutions gather to clear their accounts। अब इसकी डेफिनेशन है जी आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये तीन दी है, कोई भी एक आपको जो आसान लगे वो आप लोगों ने याद कर लेनी है। उसके बाद है जी वर्किंग ऑफ क्लियरिंग हाउस, कि आपका क्लियरिंग हाउस कैसे काम करता है। उर्दू घर में हिसाब घर के काम करने का या तरीका कार क्या है, तो दो मीटिंग्स होंगी जी, यानी उर्दू में दो इजलास होते हैं, एक आपकी पहला इजलास होता है, दूसरा यानी फर्स्ट मीटिंग एंड सेकंड मीटिंग। अब इन दो मीटिंग्स में होता क्या है, ऐसे कंडक्ट कैसे किया जाता है वो हम देख लेते हैं। क्या है जी फर्स्ट मीटिंग है पहले इजलास में, इन द फर्स्ट मीटिंग दे एक्सचेंज चेक्स एंड ड्राफ्ट ड्रॉन ऑन ईच अदर, द चेक्स आर रिप्रेजेंटेटिव received from other bank are called in clearing and the checks handed over out clearing। in clearing का मतलब है जी जो आपने रिसीव किए हैं, जो दूसरे बैंकों ने आपके बिहाफ पे पे किए थे वो इन क्लियरिंग है, जो आपने किसी और के बिहाफ पे दिए थे वो आपके आउट क्लियरिंग चेक है। यानी पहले इजलास में या पहली मीटिंग में क्या होता है जी सारे एक दूसरे पर ड्रॉ किए हुए अपने चेक, अगर एमसीबी ने यूबीएल के चेक पे किए थे तो वो यूबीएल के नुमाइंदे को वो सारे चेक हैंड ओवर कर देगा। ठीक है जी। सेकेंड मीटिंग में क्या होता है जी, इन सेकेंड मीटिंग द फाइनल पोजीशन ऑफ हाउस इज प्रिपेयर्ड, इन अदर वर्ड्स एवरी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बैंक शोइंग इन कॉलम्स द अमाउंट ड्यू और ओइंग फ्रॉम अदर फिल्स आपका समरी शीट, यानी उसने पूरी वो शीट तैयार करके अपने लेजर बैलेंसेस इक्वल कर लेने हैं, यानी दिखा देना जी मैंने इतने देने हैं इतने लेने हैं, और द फाइनल बैलेंसेस आर सेटल्ड बाय डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ क्लियरिंग हाउस। वहां साथ में आपका स्टेट बैंक का एक नुमाइंदा बैठा होगा, वो जिस कंपनी ने या सॉरी जिस बैंक ने पे करना होगा उसके अकाउंट को डेबिट कर देगा, जिसने रिसीव करना होगा उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देगा, और इसी तरह अपने बैलेंसेस को या सारे बैंक के बैलेंसेस को क्लियर कर देगा। ठीक है जी। इसकी वर्किंग में ये देखने हैं पहले इजलास या पहली मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ आपने एक दूसरे के चेक्स एक्सचेंज करने हैं, जो आपने या तो बिहाफ पे किसी के पे किए हुए हैं या किसी और ने आपके बिहाफ पे पे किए हैं तो वो आपने रिसीव कर लेने हैं। ठीक है जी। लास्ट टॉपिक, अच्छा इसमें एक और टॉपिक है जी निफ्ट वाला, नेशनल इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटेशन टेक्नोलॉजीज। पाकिस्तान में क्लियरिंग हाउस को निफ्ट कहा जाता है, ये आप लोग खुद एक दफा देख लीजिएगा, सिर्फ इसकी डेफिनेशन पढ़नी है, कोई नहीं पढ़ना कि जी ये किस तरह से काम करता है, इसके मैनेजमेंट में कितने लोग हैं कितने डायरेक्टर्स हैं, ये याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने एक दफा निफ्ट की डेफिनेशन पढ़ लेनी, और वो है आपके एडवांटेजेस ऑफ क्लियरिंग हाउस, यानी हिसाब घर के फवायद के बाद वो वाला टॉपिक है निफ्ट वाला। ठीक है जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब एडवांटेजेस ऑफ क्लियरिंग हाउस यानी सिर्फ उसके फवायद रह गए हिसाब घर के। इफरा सबा जी मिस। यहाँ तक कोई इशू नहीं, सिर्फ एडवांटेजेस ऑफ क्लियरिंग हाउस रह गए हैं। और उसके बाद एक टॉपिक है जी डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। अगर आपने चैप्टर नंबर 3 और 4 दोनों अच्छे से किए होंगे तो ये डिफरेंसेस आप खुद लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब मैं पढ़ाने लगी हूँ जल्दी से आप लोगों को एडवांटेजेस ऑफ क्लियरिंग हाउस। हमारी क्लास 11:05 पे शुरू होनी थी, 5 मिनट में ये करके 20 मिनट का ये लेक्चर हमारा पूरा। अगर उसके बाद मैंने कहा है लैपटॉप रहा जिंदा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं मोबाइल से ऑनलाइन होकर कोशिश करूंगी कि आपकी क्यूरीज को आंसर कर दूं। ठीक है जी। एडवांटेजेस ऑफ क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग हाउस के क्या क्या एडवांटेजेस हैं जी। सबसे पहले है नो नीड टू कीप लार्ज मनी। उसने कहा जी जब आपके डेबिट और क्रेडिट करके अकाउंट्स क्लियर हो जाते हैं तो किसी भी बैंक को अपने पास ज्यादा पैसे रखने की जरूरत नहीं है। उसने कहा जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लियरिंग हाउस द बैंक्स हैव नो नीड टू कीप सम ऑफ मनी इन हैंड सो दे बिकम एबल टू गिव ग्रेटर अमाउंट्स ऑन क्रेडिट। सेकेंड वन है जी प्लेजेंट रिलेशनशिप। जब बैंक्स एक दूसरे के साथ इकट्ठे होंगे पूरे दिन के बाद, हमें पता है जी कि दोनों बैंक्स के रिप्रेजेंटेटिव्स ने आपस में आके इकट्ठे बैठना है, तो आप लोगों के एक दूसरे के साथ खुशगवार ताल्लुकात कायम होंगे। उसने कहा जी द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मेंबर बैंक्स मीट ईच अदर
daily at a platform of clearing house where they get a chance to understand each other besides their business matters. The result is in the promotion of pleasant relationship. यानी वो बैठ के डिस्कस कर रहे होंगे जी आज हमारी ब्रांच में ये हुआ, दूसरा कहेगा जी हमारी ब्रांच में ये हुआ. इन शॉर्ट उनके पर्सनल रिलेशंस भी अच्छे होते हैं, उनके जो आपस में बिजनेस रिलेशंस है. एमसीबी का नुमाइंदा जब यूबीएल के साथ बैठेगा, एक बैंक आपका गवर्नमेंट है दूसरा प्राइवेट है, तो इन दोनों को एक दूसरे के एनवायरनमेंट से सीखने को भी कुछ मिलेगा. ट्रांसमिशन ऑफ कैश उर्दू में क्या लिखा हुआ सबा इसको? तीसरा पॉइंट इंतकाल सर. हाँ जी जी, इंतकाले ज़र. कौन सा ये एडवांटेज है? उसने कहा है जी आपको इन फॉर्म ऑफ कैश, ब्रीफ केस में डाल के पैसे नहीं ले जाते आप. आपका ट्रांसफर ऑफ मनी या ट्रांसमिशन ऑफ मनी क्या हो जाती है? डिजिटली ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट हो जाती है. फोर्थ वन है जी इट सेव्स टाइम एंड लेबर. वेरी गुड. जब कभी क्लियरिंग हाउस की फैसिलिटी नहीं थी और बैंक से एक दूसरे के साथ डीलिंग्स करते थे तो क्या होता था जी, हफ्ते बाद महीने बाद बैंक के एक नुमाइंदे को ब्रीफ केस में पैसे भर के किसी भी दूसरी ब्रांच के पास जाना पड़ता था जी. तो आपको एक तो लेबर ज्यादा चाहिए थी, यानी आपके पास एम्प्लॉयज भी ज्यादा होने चाहिए, और आपका टाइम बहुत वेस्ट होता था. सपोज अगर किसी बंदे ने लाहौर से फैसलाबाद जाना है तो तब ये बड़ी बड़ी बसेस भी नहीं होंगी, लोकल ट्रांसपोर्ट आप यूज करके अगर वो बंदा जाता है या पर्सनल कोई यूज करता है तो उसमें आपका पैसा भी जाया होता था. ठीक है जी. कंट्रोल ओवर रॉबरी. उसने कहा जी जब फिजिकली ट्रांसमिट ही नहीं हो रही आपकी अमाउंट तो आपके जो चोरी होने के चांसेस है वो भी कम से कम हो जाते हैं. 6-1 है जी लार्जर क्रेडिट. उसने कहा जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लियरिंग हाउस कैजुअल बैंक डू नॉट कीप लार्ज कैश रिजर्व. दिस enables them to provide finances for trade, industry and agriculture at large. यानी जब उसने कह दिया कि आपने अपना क्लियरिंग हाउस के थ्रू काम चला लेना है तो आपको अपने पास जरे महफूज जरे नकद ज्यादा रखने की भी जरूरत नहीं है. आप वही 5% 6% रिजर्व रखेंगे और बाकी का आप प्रोडक्टिव लोन्स दे सकते हैं. रिमूवल ऑफ कंपटीशन. उसने कहा कि क्लीनिंग हाउस कैन प्रूव एन इफेक्टिव डिवाइस फॉर प्रिवेंटिंग डिस्ट्रक्टिव एंड अनडिजायरेबल कंपटीशन अमंग मेंबर बैंक्स. उसने कहा जी एक दूसरे को जब पता है कि क्लीनिंग हाउस में इकट्ठे हो रहे हैं तो एक दूसरे को बिजनेस को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. ठीक है जी. 8th वन है कंट्रोल ओवर क्रेडिट. सेंट्रल बैंक्स कीप अ स्ट्रिक्ट चेक ऑन द एक्टिविटीज ऑफ member bank. It keeps the cash reserve of bank and can carry out the monetary policy in the best interest of nation. उसने कहा जी जरी पॉलिसी के मकासद को पूरा करने के लिए आपका सेंट्रल बैंक भी बहुत काम करेगा और आपके मेंबर बैंक्स को भी उनकी एक्टिविटीज पे भी स्ट्रिक्टली उसका चेक एंड बैलेंस रह जाएगा. मतलब जब क्लियरिंग हाउस में इकट्ठे होंगे बातें करते हुए आपका इवैल्यूएशन कर सकता है वो जी कि इन लोगों ये कोई आपस में इलीगल एक्टिविटीज तो नहीं कर रहे, ये कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जो कि मेरी पॉलिसीज के अगेंस्ट हो. पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. 9th वाला पॉइंट उर्दू में क्या है जी? माशी तरक्की की रफ्तार. ओके जी. उसने कहा जी एट द क्लियरिंग हाउस द नंबर एंड अमाउंट ऑफ चेक्स रिफ्लेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस which shows the pace of economic development in country. उसने कहा जी आप चेक्स की अमाउंट देख के पता लगा सकते हैं जो क्लियर हो रहे हैं एक दूसरे के कि आपके मुल्क में मौशी तरक्की की रफ्तार क्या है. अगर चेक ही 10-10 हज़ार के तो उसका ये मतलब है जी कि आपके बिजनेस वालों का बुरा हाल है. लेकिन अगर वो डीलिंग्स बड़ी बड़ी अमाउंट्स में कर रहे हैं डीलिंग्स तो उसका मतलब ये है जी कि वो ज़्यादा अमाउंट का टैक्स भी, यानी इनकम ज़्यादा है तो उसको टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ रहा होगा और उसका बिजनेस भी अच्छे से ग्रो कर रहा है. इफेक्टिव बैंकिंग सिस्टम यानी आपका जो मुस्तहकम बैंकारी का निज़ाम है. उसे कहा जी एट क्लियरिंग हाउस बैंकिंग एक्सपर्ट्स गेट अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस द फ्लॉज ऑफ बैंकिंग सेक्टर. हाँ जी जब वहाँ बैठ के इकट्ठे होंगे या जब सारे मेंबर बैंक्स के रिप्रेजेंटेटिव के नुमाइंदे इकट्ठे होते हैं तो वो अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ अपने थ्रेट्स और फॉल्ट्स भी डिस्कस करते हैं. जी हमारे बैंक में ये फ्लॉ है, हमारे बैंक में ये फ्लॉ है, तो वो इन शॉर्ट बैंक में नहीं आपके बैंकिंग सिस्टम के फ्लॉज को चेक कर रहे होते हैं और वो साथ ही साथ आपके सेंट्रल बैंक को ये भी पता चल जाएगा कि कहाँ पे कौन सा फ्लॉ है. गेटिंग इंफॉर्मेशन. सेम उनकी बातों से आप क्या करेंगे जी, इन्फॉर्म्ड रहेंगे कि आपके बिजनेस के कितने या बैंक के कितने एसेट्स हैं और बैंक कौन कौन सी एक्टिविटीज कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको कंट्रोल क्रेडिट करने में आसानी होगी. बेटर सर्विसेज टू द कस्टमर्स. कहते हैं बैंक प्रोवाइड बेटर सर्विसेज टू देयर कस्टमर इन कनेक्शन विद द कलेक्शन ऑफ चेक. जब वो अच्छा वो बेटर सर्विसेज क्या है जी कि एमसीबी का चेक सिर्फ एमसीबी में होगा. अब जब क्लियरिंग हाउस की फैसिलिटी है तो बैंक एक दूसरे के चेक भी आसानी से क्लियर कर देंगे, यानी आपके कस्टमर्स को सर्विसेज अच्छी मिल रही हैं. यूजफुल सजेशन. उसने कहा जी जब आपका जिस तरह आप खाना खाने जाते हैं तो बाद में आपसे
कमेंट्स लिए जाते हैं। इसी तरह क्लियरिंग हाउस में भी आपका सेंट्रल बैंक आपके रिप्रेजेंटेटिव बैंक से सजेशंस लेता है जी कि वो कौन सी सजेशंस हैं जो हम अपने प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए कर सकते हैं। तो जब वो सजेशन लेगा तो वो भी उसके लिए एडवांटेजेस में आ जाता है। 15 पॉइंट है जी डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड। आपकी ट्रेड की तरक्की में या तजारत की तरक्की में भी आपका ये क्लियरिंग हाउस काम देता है जी। कैसे? उसे कहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लियरिंग हाउस बैंक कीप्स लेस कैश विच पुट्स देम इन बेटर पोजीशन और टू गिव। हाँ जी, वही प्रोडक्टिव लोन ज़्यादा से ज़्यादा देगा, और अगर आप प्रोडक्टिव लोन देंगे तो आपके मुल्क में इकोनॉमीज ऑफ स्केल है जो मतलब आप अचीव कर लेंगे, और जो एक्सेस प्रोडक्शन होगी आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है जी यूनिफॉर्म पॉलिसी। यूनिफॉर्म पॉलिसी का मतलब है जी, यूनिफॉर्म मैंने पहले भी कहा था सबका सेम होता है, तो यूनिफॉर्म पॉलिसी मीन्स सबके लिए एक जैसी पॉलिसियां होंगी। उसने कहा जी द मेंबर बैंक्स कैन अरेंज अ यूनिफॉर्म पॉलिसी फॉर इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक ड्राफ्ट्स एंड फॉरेन एक्सचेंज फॉर ऑल अदर सर्विसेज। तो उसने कहा कि जब क्लियरिंग हाउस होगा तो उसमें क्लियर करने के लिए आपका बैंक, सारे बैंक एक ही तरह का फॉर्म यूज करेंगे, एक ही तरह के एलसी यूज करेंगे, लेटर ऑफ क्रेडिट जिसको हम कहते हैं जी आपको एतबारी खत उर्दू में, और आपकी हुंडियां भी एक जैसी होंगी। सब कुछ इन शॉर्ट आप एक ही फॉर्मेट पे रखेंगे ताकि आपको कल को बैलेंस क्लियर करने में आसानी हो जी। आज के लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम, आज आपका चैप्टर नंबर 4 खत्म हो गया। कल इसके इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन एक दफा हम रिवाइज कर लेंगे जी। यहाँ तक कोई मसला?